हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग और आज हम 10th का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम रियल को थोड़ी देर छोड़ते हैं और हम बात करते हैं नंबर्स की। ये नंबर वो नंबर है जो हम छोटी क्लास से अब तक पढ़ते आए हैं। अगर मैं छोटी क्लास में जाऊं तो वहाँ पर हमने बात की हुई है काउंटिंग नंबर्स की, मतलब कि 1 2 3 4। काउंटिंग नंबर सिंपल नंबर, सपोज मुझे अपने हैंड के 5 फिंगर्स को काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5। कभी हम जीरो से काउंट नहीं करते, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। एक क्लास में अगर स्टूडेंट्स है उनको काउंट करना हो, अगर उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 30। एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ आइटम्स पड़ी हैं, उनको काउंट करना हो तो हमेशा हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 लाइक दैट। तो काउंटिंग हमारी चलती है, नंबर 1 से स्टार्ट हो गए, 2 पे आते हुए 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर। द एग्जाम्पल्स आर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इन्हीं नंबर्स को लेके अगर मैं बात करूं कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के मुझे डिफरेंट फ्लोर्स पे जाना है, तो मैं अगर वहां पर लिफ्ट यूज कर रही हूँ तो लिफ्ट में मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे दिखाई देगा, अगर डिफरेंट फ्लोर्स हैं 1 2 3, मैं अभी 3rd फ्लोर पे और मैं मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, तो ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए मुझे क्या प्रेस करना होगा? मुझे प्रेस करना होगा 0। तो काउंटिंग के अलावा अगर कोई और नंबर हम ऐड कर देते हैं अपने इस नंबर सीरीज में 0 को लेके, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर्स तो है ही हैं, उनके साथ हम क्या करेंगे? 0 को ऐड कर देंगे। सो होल नंबर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ 0। अब उसी लिफ्ट में मैं बात कर रही हूँ कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे तो हम आ गए, अब मुझे बेसमेंट में जाना है और उस बिल्डिंग के 2 बेसमेंट है। तो बेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट को करेंगे -1, सेकंड को करेंगे -2। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे हम 0 से और नीचे लेवल पे जा रहे हैं तो ऐसे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। उन नेगेटिव साइन के नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स एक ऐसे नंबर जो 0 होंगे, एक साइड अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव नंबर शो करेंगे, मींस 1 2 3 4। अगर हम 0 से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पर हम नंबर्स में साइन को भी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और वो नंबर्स रहेंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में इंटीजर्स नंबर वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। इंटीजर्स को हमेशा हम 2 कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। ऐसे नंबर्स जो हमारे राइट साइड हैं 0, उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जब भी मैं आगे बात करूँ पॉजिटिव इंटीजर्स, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स 1 2 3 4। अगर मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ नेगेटिव इंटीजर, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट -1 -2 -3। ऐसे नंबर जो 0 के साथ पॉजिटिव भी ले रहे हैं, नेगेटिव भी ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे, तो पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। लेकिन अगर इंटीजर्स के बीच में मुझे कोई नंबर चाहिए तो वो बीच के नंबर्स क्या होंगे? सपोज मुझे 0 और 1 के बीच में चाहिए, वो नंबर क्या होगा? वो होगा 0.28, वो नंबर होगा -0.58। ऐसा नंबर जो नेगेटिव साइड में 2 इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर। एक्चुअली रैशनल नंबर सिर्फ डेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट नहीं होते, वो ऐसे नंबर है जो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। मतलब कि हमारे पास एक लाइन होगी, उसके ऊपर एक नंबर होगा, उसके नीचे एक नंबर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2/9। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, जिसको डिफाइन भी ऐसे ही किया जाता है। रैशनल नंबर आर द नंबर्स विच इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहाँ पर P हमारा इंटीजर होगा, Q भी हमारा इंटीजर होगा, लेकिन Q के लिए एक कंडीशन रहेगी कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर की बात कर रहे हैं तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और अगर हम P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर बनेगा वो डेसिमल बनेगा जो इस फॉर्म में होगा। तो मतलब डेसिमल नंबर या P/Q के फॉर्म के नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर अगर आप इसको एक लैडर के फॉर्म में देखो तो सबसे नीचे है हमारा नेचुरल नंबर, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, उसके बाद होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर। तो इस वे में अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर सिर्फ यही नंबर है। होल नंबर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो रहे हैं और साथ के साथ 0 ऐड हो रहा है। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, इसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, लेकिन साथ साथ क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। तो इस तरह उसका एरिया क्या है? इंक्रीज होता जा रहा है। रैशनल की हम बात करें तो उसमें नेचुरल काउंटिंग नंबर्स भी आएंगे,
होल नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे और वो खुद अपनी p बाई क्यू के फॉर्म में तो आएंगे ही। तो ऐसे नंबर्स की पूरी सीरीज में जो टॉप में यहाँ पर हो रहा है रैशनल नंबर्स। तो ये थे हमारे नंबर्स और ये नंबर्स हमारे यहाँ पर ख़त्म नहीं होते क्योंकि चैप्टर हमने स्टार्ट करना है रियल नंबर्स के लिए। ये नंबर्स हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे। अगर मैं रैशनल नंबर को बोल रही हूँ, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो वो कौन से नंबर हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ से नाम हमारा क्लियर हो रहा है, रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑपोजिट ऑफ रैशनल क्या होगा, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मतलब वो बन जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल √3 ये कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। √5 वो भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर आप शायद पाई को देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे। पाई को हमेशा हम लेते हैं 22/7। लेट मी टेल यू 22/7 वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर हम एक्चुअल पाई की वैल्यू बोले तो पाई भी एक ऐसा नंबर है जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो पाई क्या कंसीडर होगा, पाई कंसीडर होगा इर्रेशनल नंबर। सो इन सारे नंबर्स को अगर मैं एक पैकेट में डाल लूँ, इन सारे नंबर को अगर मैं इंक्लूड करूँ सिर्फ एक नंबर के लिए, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है, ऐसे नंबर जो सारे नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है। सारे नंबर्स मतलब उसमें नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स भी आ रहे हैं, उसमें होल नंबर्स भी आ रहे हैं, इंटीजर्स भी आ रहे हैं, रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो ये रियल नंबर हमारे इस चैप्टर का टॉपिक है जहाँ पे हम सारे नंबर्स को लेके चलेंगे और वहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं डिस्कस करेंगे। वो थ्योरम्स क्या है उसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है उनको रिवाइज करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के थ्योरम के साथ। सबसे पहला हम रूल यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी। बहुत छोटी क्लास में हम ये पढ़ते आए हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, 7 एक नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करना चाहें तो ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं। 3 2s are 6, 7 - 6 1। इस केस में हमें 1 रिमाइंडर मिल रहा है और 2 क्वोशंट मिल रहा है। बहुत सिंपल है। बट मुझे ये पूरा कंसेप्ट जो डिविजिबिलिटी का हम यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे डिविडेंड वापस चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड दे शुड बी कनेक्टेड। उनको कनेक्ट करना है, एसोसिएट करना है मैथ्स के ऑपरेशन के साथ। मतलब कि क्या, मतलब मुझे जो यहाँ पे डिविडेंड है 7, मुझे 7 वापस चाहिए उन्हीं नंबर के साथ और उन नंबर्स को हम कनेक्ट करेंगे मैथ्स के डिफरेंट ऑपरेशंस। तो अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ और ये 1 ले लेती हूँ, सारे नंबर्स मैंने शो कर दिए, 7 3 2 1 जो जो नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहे थे। यहाँ पर 3 जो है हमारा वो डिवाइज़र है, 2 क्या है क्वोशंट है, 1 क्या है रिमाइंडर है और 7 हमारा डिविडेंड है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे ऑपरेशन करो 7 वापस मिल जाए। तो मैथ्स के ऑपरेशन में अगर मैं इंटू करूँ तो 3 × 2 होता है 6 और यहाँ अगर मैं प्लस लगा दूँ तो 3 × 2 होगा 6, 6 + 1 होगा 7। मुझे 7 यहाँ पे वापस मिल चुका है। तो इस डिविजिबिलिटी में, इस पूरे फॉर्म में एक नया फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। ये नया नहीं है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है जिसको हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या है, 7 मीन्स डिविडेंड। तो डिविडेंड का क्या फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ पे डिविडेंड होगा इज इक्वल टू 3 × 2। 3 क्या था हमारा डिवाइजर, इंटू किसके साथ किया था मैंने, 2 क्या है हमारा क्वोशंट। फिर हमने क्या करना है, प्लस किसको करना है, प्लस करना है हमें रिमाइंडर। बहुत सिंपल है। डिविडेंड को एक्सप्रेस किया मैंने डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर एक थ्योरम बन रही है। ये थ्योरम आगे हमारे चैप्टर में जाके यूज होगी। थ्योरम का नाम नया है लेकिन कंसेप्ट हमारा पुराना है। कंसेप्ट क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम ऐसा करते हैं तो डिविडेंड हमें वापस मिल जाता है। इसके अलावा जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है वो क्या है, हमने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है HCF एंड LCM। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास सपोज 2 नंबर्स है 24 एंड 36, तो इनका HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, उसका तरीका आपने छोटी क्लास में किया हुआ है। हम पहले क्या करते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। जो भी दोनों नंबर्स हैं उनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या है, 24 के प्राइम फैक्टर्स है। पहले 2 × 12 किया, 2 तो प्राइम है लेकिन 12 यहाँ पे प्राइम नहीं है। तो आगे फर्दर हमने 12 को ब्रेक किया तो 2 यहाँ पे प्राइम है, 6 यहाँ पे प्राइम
नहीं है। 6 को अगर फर्दर हम फैक्टराइज करें, 2 यहाँ पे प्राइम है और 3 भी यहाँ पर प्राइम है। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली अगर हम बात करें 36 की, इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, हमें निकालना है HCF एंड LCM। रिवाइज करते हैं छोटी क्लास में कैसे किया था। इन सभी प्राइम फैक्टर्स में हमें क्या करना है? ऐसे नंबर उठाने हैं जो कॉमन है। कॉमन मतलब जो 24 के फैक्टर्स में भी है और 36 के फैक्टर्स में भी है। तो कौन से फैक्टर हैं? तो यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद जो बच जाएंगे वो इस एरिया में लिखा जाएगा। बचा क्या है यहाँ पे? 2 इंटू 2, 2 टाइम्स तो वहाँ चला गया, 3 1 टाइम चला गया, तो ये वाला 2 रह गया, ये 2 यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे 2 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3 है, 2 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3 आ गया, तो ये 3 बचा, तो बचा हुआ यहाँ पे। तो ऐसे नंबर जो कॉमन है उनको हमने कॉमन एरिया में लिखा है। जो बच गए हैं 24 के केस में 2 बचा यहाँ लिख दिया, 3 बचा वहाँ लिख दिया। तो कॉमन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसे हम बोलते हैं HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ये कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 12। सो व्हाट इज द HCF ऑफ 24 एंड 36? HCF यहाँ पर होगा 12। इन कंट्रास्ट अगर हम बात करें LCM की, LCM थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। LCM में क्या करना है? पहले नंबर के सारे फैक्टर्स लिख लेना है। सपोज 24 है तो मैं इसके सारे फैक्टर्स लिखूं तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में हम 36 के भी फैक्टर्स लिखेंगे, लेकिन 36 के वो फैक्टर्स लिखेंगे जो अगर रिपीट हो गए उनको ना लिखते हुए। तो कौन सा नंबर हमारा रिपीट हुआ था? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा पहले सेंटर में जा चुका है, तो क्या बचा था हमारा? 3। तो जो बचा हुआ नंबर है वो हम लिखेंगे। फिर इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो बन जाएगा LCM। LCM मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। तो LCM यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हुआ है 72 और HCF यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है 12। कैसे निकाला है? कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो HCF आया, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, लेकिन रेपिटेशन वाले कॉमन नंबर अगर हम निकाल दें तो वो हो जाएगा LCM। तो ये थे हमारे छोटे क्लास के कुछ कंसेप्ट का रिवीजन क्या था? डिविजिबिलिटी से मैंने एक स्टेप बनाया था, एक एल्गोरिदम बताया था। दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया HCF और हमने डिस्कस किया LCM। अब इन्हीं को लेके चलेंगे हम चैप्टर रियल नंबर्स की तरफ। 10th क्लास में क्या है उनके बारे में वो स्टडी करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हमारा रियल नंबर्स का क्लास 10 के लिए फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट थ्योरम है। यूक्लिड इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन। डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन का कंसेप्ट लगेगा। लेमा का मतलब होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप अगर हमने कुछ कैलकुलेशन करनी हो या कुछ मूव करना हो तो एक एक करके हम वहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पर उस टर्म को यूज़ किया जाता है लेमा। तो ये बनेगा हमारा EDL। EDL का मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमने इसमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है, वही डिविजिबिलिटी जो कंसेप्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस उसी को रिवाइज करके हमें क्या करना है? यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये वही इंटीजर है जो रियल नंबर की कैटेगरी में आए थे। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, जीरो होते हैं, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर्स की। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, उनको एज्यूम कर लेते हैं A and B, then there exist a unique integers Q and R। दो इंटीजर्स हैं A B, उनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट होगा, यूनिक रिलेशन एग्जिस्ट होगा, और वो इंटीजर्स देंगे Q and R इस तरह से देंगे कि हमारी एक स्टेटमेंट बन जाएगी। वो स्टेटमेंट क्या है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे A एंड B को हम वो दो नंबर ले लेते हैं जिनको आपस में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि A को हम B से करेंगे। अगर A को B से करेंगे तो A बन जाएगा डिविडेंड और B बन जाएगा डिवाइज़र। तो ये वही फॉर्मूला जो हमने डिस्कस की है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपको याद हो जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते करते लास्ट में क्या आता है? हमें कैसे पता लगता है कि हमारा डिवीजन खत्म हो चुका है या नहीं हो चुका? अगर डिवाइड करते करते लास्ट में 0 आया तो हम बोल देते हैं हमारा यहाँ पे डिवीजन खत्म हो गया।
दूसरा तरीका क्या है कि एक ऐसा नंबर आता है जो डिवाइज़र से छोटा होता है। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना। इस कंसेप्ट में हमारा जो r है या तो वो 0 के इक्वल होगा या वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होगा कि वो डिवाइज़र से भी बड़ा हो जाए, उसे डिवाइज़र से छोटा होना होगा। कंसेप्ट वही है, लेकिन उस कंसेप्ट को हम क्या दे रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वर्डिंग्स दे रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ रिपीट करूँ तो रेपिटेशन क्या होगी स्टेटमेंट की, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की कंडीशन क्या है, या तो वो 0 से इक्वल होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, बट इतना भी बड़ा ना हो जाए कि वो b को क्रॉस करे, उसे b से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है, a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर। एग्जाम्पल ले लिया जाए 13, एक नंबर है जिसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1 मीन्स 13, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 1 13। तो यहाँ पे 13 क्या है, एक इंटीजर है, 2 भी हमारा दूसरा इंटीजर है। इस इंटीजर को किसी नेक्स्ट नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया और एक अलग से नंबर से ऐड किया, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 13 मिल गया। सो 13 एंड 2 आर ए एंड बी, 6 यहाँ पे हो जाएगा Q एंड 1 यहाँ पे हो जाएगा R, और R की कंडीशन क्या होनी चाहिए, R की कंडीशन, रिमाइंडर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो वो 0 हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन इतना भी बड़ा ना हो कि वो डिवाइज़र को क्रॉस कर दे। यहाँ पे डिवाइज़र 2 है तो उसको क्या होना होगा, 2 से छोटा होना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ में आ गया तो थोड़ी देर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ये हमारी रियल नंबर्स की क्लास 10th के लिए फर्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वही है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम ईडीएल की बात करते हैं। तो ये ईडीएल क्यों यूज़ होता है, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। ईडीएल यूज़ होता है एचसीएफ के लिए। एचसीएफ वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन हम एचसीएफ फिर से निकालेंगे। मेथड का नाम यहाँ पर होगा ईडीए बोलो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलो या यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलो। लेमा एंड एल्गोरिदम वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या बोला, टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। दो इंटीजर का अगर हमें एचसीएफ निकालना है, दो पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से होंगे कि एक दूसरे से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना कुछ नहीं है। उन केसेस में आपने क्या करना है, जो पीछे हमने एल्गोरिदम स्टडी की है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उस फॉर्म में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। किस तरह से अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए या b से मतलब डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमें हमेशा कभी भी रिमाइंडर एक स्टेप में 0 नहीं होता, हमें बार बार डिवाइड करना होता है। अगर आपको पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 मिल गया तो उस केस में जो डिवाइज़र होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो फिर से उसको रेपिटेडली हम डिवाइड करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो फाइनली 0 आने के बाद क्या होगा, कॉन्टिन्यूशन के बाद 0 अगर आ जाता है तो 0 आने के बाद जो डिवाइज़र होगा वो हमारा कंसीडर होगा एचसीएफ। अगर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलो या लेमा बोलो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 12576 एंड 4052। हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाना ज़रूरी है। पीछे मैंने इसका एल्गोरिदम डिस्कस किया है। हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे कि बड़ा नंबर डिविडेंड होगा, छोटा नंबर डिवाइज़र होगा, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। नंबर है 1 2 5 7 6। क्योंकि बड़ा नंबर है इसलिए मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ छोटे नंबर से। छोटा नंबर क्या है, 4052। तो ये अब किस पे जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 पे ट्राई करते हैं। 3 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे 0 है तो नेक्स्ट 1 लगाएंगे, एंड 3 4 ज़ा 12। ये मैंने डिवाइड किया। आपको पता है नेक्स्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 1 4, ये आया 420। तो क्या हमें रिमाइंडर 0 मिला, रिमाइंडर 0 नहीं मिला। तो इस केस में क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया वो बन जाएगा डिवाइज़र, और जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड। तो इस तरह से हम डिवाइड करते रहेंगे। इस
तरह की डिवीजन को बोलते हैं कैस्केड डिवीजन, मतलब हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और हमारे इस केस में नेक्स्ट स्टेप में बनेगा जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइज़र, और जो पहले डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड। तो अब ये ट्राई करें किस पे जाएगा, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा जा सकता है ये 9 0, 9 2 ज़ा 18, 9 4 36 एंड 1 37। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 0 2, 15 - 8 7, 9 - 7 2। क्या हमें रिमाइंडर 0 मिला? हमें रिमाइंडर फिर 0 नहीं मिला, तो ये हम ले लेंगे एज डिवाइज़र, और जो पहले डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड। अभी किस पे जाएगा? 2 पे तो नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा। माइनस करेंगे 10 - 2 8, 11 - 7 4, 3 - 2 1। क्या 148 0 है? नहीं है। इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो 148 बन जाएगा डिवाइज़र, और जो पहले डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड 272। ये भी 1 पे जाएगा। 148, 12 - 8 4, 6 - 4 2, 2 - 1 1। क्या 124 0 हुआ? नहीं हुआ। ऐसा हम करते रहेंगे, हमारा ये पूरा एल्गोरिदम कंटिन्यू होता रहेगा। फिर से कंटिन्यू करते हैं। 124 बन गया हमारा डिवाइज़र, और 148 जो डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड। किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा। 124, 8 - 4 4, 4 - 2 2। 124 अब बन जाएगा डिविडेंड। फर्दर अगर हम देखें कौन से नंबर पे जाएगा ये? 5 पे जा सकता है ये। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12। रिमाइंडर 4। क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया? अभी भी नहीं आया। सो फर्दर अगर हम डिवाइड करें, फर्दर हम यहाँ पे अगर डिवाइड करें 4 डिवाइडेड बाय 24 एंड 4 6 आर 24। सो फाइनली हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ चुका है। तो जब भी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा उस केस का हम डिवाइज़र देखेंगे। डिवाइज़र क्या है? 4, और यही हमारा आंसर है। हमें क्या निकालना है? HCF। तो HCF हमारा आ चुका है 4। लेकिन ये हमारा कोई वे नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है इट हैज़ टू बी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और वो एल्गोरिदम क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया, A = BQ + R। तो इसी फॉर्म में हमें ये सारे स्टेप को शो करना है। तो वो कैसे दिखेगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर 12576 हमारा फर्स्ट नंबर है, 4052 हमारा सेकंड नंबर है। डिवाइड करके देखा था 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, 3 कोशेंट है, 420 था हमारा रिमाइंडर। तो ये बन गया A = BQ + R। फिर हमें स्टेप को रिपीट करना है। ये एल्गोरिदम दोबारा रिपीट होगा। पहले 1256 के साथ हुआ था, अगली बार होगा ये 4052 के साथ। तो 4052 के केस में क्या होगा? 420 × 9 + 272। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमारा नेक्स्ट जो डिविडेंड बनेगा 4052 के बाद वो बनेगा 420। 420 को किस फॉर्म में लिखा? 272 × 1 + 148। ये वही फॉर्म है। क्योंकि अभी भी 0 नहीं आया, आगे हम चलेंगे। आगे नेक्स्ट केस में हमारा 272 डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड इनटू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ऐसे हम कब तक करेंगे? ऐसे तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 होगा, ध्यान रहे आंसर क्या होगा? आंसर वो नंबर होगा जो उस टाइम उस नंबर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि डिवाइज़र। सो 4 इज़ द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन है जहाँ पे हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से HCF निकाला 12576 और 5052 का, और हमारा यहाँ पे आंसर है 4। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम की अगर हम बात करें, सेकंड थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सिंपली अगर देखा जाए इसमें भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमें वही करना जो छोटी क्लास में किया है। एक नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है 32760। इस नंबर्स को हमने क्या किया, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो ये नंबर जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2 × 3 × 4 × 3 × 4 × 5 × 7 × 13
एंड फाइनली 1। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे इस बिग नंबर के, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमें मालूम है ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मीन्स ये जो थ्योरम है ये एप्लीकेबल है कंपोजिट नंबर्स में। वहाँ पे हमने क्या करना है, नंबर को, बड़े नंबर को ब्रेक करना है उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो ऐसे थ्योरम को डिस्कस किया जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के साथ। नेक्स्ट है हमारी लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरम लास्ट है लेकिन डिस्कशन आगे और भी होगा, वो हम बाद में करेंगे। लास्ट थ्योरम हम डिस्कस कर लेते हैं, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स। मतलब रैशनल नंबर को एक बार फिर से देखना है, किस फॉर्म में देखना है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में देखना है। कैसे होंगे रैशनल नंबर? सपोज मेरे पास एक नंबर है 2/5, एक और नंबर है हमारे पास 2/3। हमें ये भी पता है कि जो रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में तो होते ही हैं, लेकिन अगर हम इनको डिवाइड करें, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर उसे न्यूमरेटर से डिवाइड करें तो हमें डेसिमल नंबर मिलेगा। तो क्या हम बता सकते हैं बिना डिवाइड किए कि ये नंबर जो हमारे पास यहाँ दिख रहे हैं ये डिवाइड होने के बाद टर्मिनेट होंगे या नॉन टर्मिनेट होंगे? टर्मिनेट का मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है क्या हमें वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा या ये बार बार डिवाइड करना होगा? एक बार हम डिवाइड करके देखते हैं 2 को 5 से। तो 2 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो वो क्या होगा, 5, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट लगेगा, एक 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगी एंड 5 4 20। टर्मिनेट होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, चाहे स्टार्टिंग में आ जाए या लेट आ जाए, लेकिन कभी ना कभी रिमाइंडर 0 आएगा। तो 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, 0.4 हुआ। सिमिलरली अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूँ तो वो क्या होगा? क्या ये डिवाइड हो पाएगा? यहाँ तो नहीं हो पाएगा, हम यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट, ये 0 होगा और ये जाएगा 3 6 18। फिर से 2, फिर से अगर मैं एक और 0 लूँ तो वो बन जाएगा 20। तो हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन 0.666 चलता रहेगा। ऐसे नंबर को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या रेकरिंग नंबर। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग नंबर। तो जितने भी हमारे रैशनल नंबर है या तो वो हमारे टर्मिनेट हो जाएंगे या टर्मिनेट नहीं होते हुए क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद ही तो पता लगेगा कि हमारा नंबर जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो रहा है या टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट ना होने का मतलब रेकरिंग नंबर है, तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में हमारे यहाँ थ्योरम अप्लाई होती है। थ्योरम क्या है, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। यहाँ पे मैं टर्मिनेट की बात करूँ, वो नंबर हमेशा टर्मिनेट होंगे अगर उनकी p/q की फॉर्म में इस तरह से q हो जो हमेशा 2 की कोई पावर हो, 5 की कोई पावर हो। मतलब करना क्या है, ये एक नंबर है 3/8, 3/8 किसके फॉर्म में है, p/q। सिर्फ आप q पे ध्यान देंगे, 8 पे मैं यहाँ ध्यान दे रही हूँ। 8 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालें तो 2 × 2 × 2 मीन्स 2q। तो एक ऐसा नंबर है जो 2 की पावर में है। यहाँ हम बात करें 13/125, 13 को नहीं देखना, न्यूमरेटर को हम यहाँ नहीं देख रहे, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को देख रहे हैं। तो डिनोमिनेटर है 125, इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 5 × 5 × 5, तो वो क्या होगा, 5q। इस केस में डिनोमिनेटर 2 की पावर में है, इस केस में डिनोमिनेटर 5 की पावर में है। तो ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में है और उसका q अगर 2 की पावर में बनता है या 5 की पावर में बनता है या दोनों भी पॉसिबल है, तो ऐसे केस में आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप तभी के तभी डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो नंबर क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो नंबर क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे। तो ऐसे नंबर हमेशा टर्मिनेट होंगे, लेकिन ऐसा डिनोमिनेटर जो 2 की फॉर्म में, 5 की फॉर्म में नहीं है, तो वहीं को हम देख के बता सकते हैं कि ऐसे नंबर क्या माने जाएंगे, वो नंबर माने जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रेकरिंग नंबर्स। तो ये था हमारा क्लास 10th के रियल नंबर्स के ऊपर 3 थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम थी हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर हमने स्टडी की थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद हमने जो थ्योरम स्टडी की है कि डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, जहाँ पे डिनोमिनेटर 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में होगा। तो इस वीडियो में ये थ्योरम का डिस्कशन है, अगले वीडियो में हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक कीप रिवाइजिंग।